हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिविंग स्टोन क्लासेस में अंजना। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से 9 और 10 जुलाई 2026 के पीआईबी करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके हर एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे वो यूपीएससी का हो, यूपीपीसीएस का हो, चाहे बीपीएससी का हो या आरओ का हो। इसमें देखिए आपको प्री और मेंस दोनों के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका करंट अफेयर्स कवर होने वाला है। जो भी आपके महत्वपूर्ण जो शब्दावलियाँ होंगी, जिनको कीवर्ड्स कहते हैं, वो भी यहाँ पे कवर हो रही हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स को लेके भटकने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने पीआईबी का करंट अफेयर्स पूरा बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। जिसने भी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाके प्लेलिस्ट से उनको रिवीजन कर लीजिए, देख लीजिए, सुन लीजिए। आपका करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, बस रिवीजन करते रहिए। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। परीक्षा के लिए उपयोगिता क्या है पहले देख लेते हैं। जैसे प्री है तो प्री में आपका महत्वपूर्ण कुछ तथ्य आ जाएंगे। सरकारी योजनाओं से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा। द्विपक्षीय समझौते किस कौन कौन से किन के बीच हो रहे हैं। संवैधानिक पद वगैरह, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनके निर्णय क्या क्या, अगर ये सब चर्चा में आ रहे हैं न्यूज़ में, तो ये आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे रक्षा अभ्यास, वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित, ये सब एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग, मतलब एमसीक्यूज फॉर्म में पूछ लिया जाएगा आपसे। आपका मेंस में कैसे आएगा, जीएस पेपर 2 जैसे आईआर हो गया, शासन व्यवस्था हो गया। जीएस पेपर 3 में पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, आंतरिक सुरक्षा से रिलेटेड प्रश्न आ जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि न्यूज़ में क्या चल रहा है और आपके एग्जाम्स में पीवाईक्यू में कैसे आया हुआ है, और उसी अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होगा। बहुत ज़्यादा फालतू नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, तो आंसर राइटिंग में भी आपके काम आएंगे। तो आप पीआईबी जो करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हैं उससे बहुत सारे एग्जाम्पल्स उठा के, उनके बहुत सारे अच्छे कीवर्ड्स उठा के आप वहाँ पे अगर आंसर राइटिंग में यूज करते हैं तो आपका आंसर औरों से बहुत बेस्ट होगा और अच्छे मार्क्स भी आएंगे। तो आपको क्या करना है कि कम से कम डेली इसका रिवीजन करना है। आपको इस चीज़ को भरोसा रखना होगा कि यहाँ पे मैं जितना कंटेंट लेके आ रही हूँ बेस्ट है। आपको इधर उधर कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। जितने कीवर्ड्स यहाँ पे बताती जा रही हूँ, बस अगर आप उतना भी कर लेते हैं ना, आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो सके आप वहाँ से प्लेलिस्ट से जाके पूरा रिवीजन कर लीजिए। बहुत ज़्यादा एक डायरी बना के पूरे नोट्स, अपना जो नोट्स है कीवर्ड्स का, वो बना लीजिए। जहाँ लगे कि इसको नोट करना है तो उसको नोट कर लीजिए, है ना। तो ये इस तरीके से पढ़ाई की जाती है। आगे आते हैं कि पहला टॉपिक है हमारा आज का, अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं द्विपक्षीय साझेदारी। ये आपका जीएस पेपर 2 से जाके लिंक हो रहा है। इसमें क्या है कि तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन एवं प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलियाई यात्रा। तो इसमें क्या किया कि भारत के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया है और उन्होंने तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। इसी दौरान साइबर सुरक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, आपूर्ति श्रृंखला जिसको कहते हैं पैक्ट्स, ऊर्जा सुरक्षा तथा रक्षा सहयोग पर संयुक्त वक्तव्य और घोषणा पत्र जारी किए हैं। साथ ही पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण के लिए उन्हें CSIR TKDL पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय जिसको कहते हैं तक पहुंच संबंधी समझौते पर इन्होंने हस्ताक्षर किए। तो इन्होंने किस किस पर घोषणा पत्र जारी किए हैं, तो साइबर सुरक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, आपूर्ति श्रृंखला, ऊर्जा और रक्षा, इन सब पे इन्होंने क्या किया, वो घोषणा पत्र जारी किया, ये बता रहा है। अब देखिए पहला न्यूज़ क्या है इसमें कि प्रधानमंत्री जो हम मोदी जी हैं या प्रधानमंत्री हमारे भारत के, ऑस्ट्रेलिया की इन्होंने यात्रा की है। और तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया क्या है, ये शिखर सम्मेलन है। तो ये एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जा सकता है। अब पैक्ट्स क्या होता है, पैक्ट्स का फुल फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। पैक्ट्स का फुल फॉर्म है पार्टनरशिप ऑन साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड सप्लाई चेन्स। ठीक है, तो क्या है, पार्टनरशिप ऑन साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड सप्लाई चेन। साइबर सुरक्षा और सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित और सुदृढ़ बनाने के लिए भारत ऑस्ट्रेलिया की रणनीतिक साझेदारी। तो एक शब्द आया यहाँ पे आपका क्रिटिकल जो टेक्नोलॉजीज हो गया, इसका मतलब है कि भविष्य की महत्वपूर्ण तकनीक के जैसे एआई हो गया, क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स और 6G वगैरह, ये सब क्या है, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं। सप्लाई चेन का मतलब क्या होता है, मतलब कोई भी सामान कच्चे माल से लेकर कच्चे माल से लेकर ग्राहक तक पहुंचता है, उस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सप्लाई चेन कहते हैं। जैसे कोविड-19 के बाद पूरी दुनिया सप्लाई चेन को मजबूत करने पर क्या कर रही है, काम कर रही है। इसलिए भारत और ऑस्ट्रेलिया का सहयोग भी क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका पैक्ट जो है, ये किसके आपका, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, प्री के अकॉर्डिंग काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये क्या था कि साइबर सुरक्षा, सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित और सुदृढ़ करने के लिए भारत ऑस्ट्रेलिया की क्या है, रणनीतिक साझेदारी है। अब आते हैं यहाँ पे प्री में, तो पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय जिसको कहते हैं TKDL के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। यह भारत के पारंपरिक ज्ञान को वैश्विक पेमेंट कार्यालयों में गलत पेंटिंग को बेचता है, सॉरी। हाल ही में भारत ने इसके उपयोग के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया है। दोनों कथनों में से आपको बताना है, फिर इसमें आंसर आपका दिया गया है कि कौन सा सही। तो इसमें दोनों कथन सही है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। आगे आते हैं दूसरे में।
अच्छा देखिए, मेंस का भी यहाँ पे लगा रखा है मैंने कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के में बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य के भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ते राजनीतिक संबंधों के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। तो आप सभी को इसको आंसर राइटिंग करनी है बैठ के। इसको पढ़ने के बाद आपको पूरा इसको पढ़ना है, मतलब आपको लिखना है। अब इंडो पैसिफिक का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा मतलब इंडो पैसिफिक का मतलब सिर्फ हिंद महासागर नहीं है, यह हिंद महासागर प्रशांत महासागर दोनों को मिलाकर एक बनाया गया रणनीतिक क्षेत्र है। ठीक है, तो दुनिया का अधिकांश समुद्री व्यापार जो होता है इसी क्षेत्र से गुजरता है, इसलिए भारत इस क्षेत्र को मतलब फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और रूल बेस्ड बनाए रखने की क्या करता है, बात करता है। तो आपने अक्सर न्यूज़ में ये बातें सुनी होंगी। तो इसमें कैसे आप इसको वो करेंगे, जैसे मान लीजिए लिखने के आएगा तो पहले आप क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं कि हालिया तीसरे वार्षिक शिखर सम्मेलन का उल्लेख करते हुए दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी उसको रेखांकित करते हुए मतलब आप लिख सकते हैं। फिर मेन बॉडी पे आर्थिक सहयोग, फिर सुरक्षा व रक्षा की बात, जैसे क्वाड, मालाबार अभ्यास, रक्षा सहयोग घोषणा पत्र, तकनीकी व ऊर्जा सुरक्षा की बात कर सकते हैं, पैक्ट्स के बारे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और निष्कर्ष में आपका मुक्त, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के निर्माण में साझेदारी को अनिवार्य बताते हुए निष्कर्ष दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लिखा जा सकता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बढ़ते राजनीतिक संबंधों के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। 150 शब्दों में आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें कैसे आप इसको लिख सकते हैं, पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि हालिया तीसरे वार्षिक शिखर सम्मेलन का उल्लेख करते हुए दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की बात करेंगे। फिर वहाँ से आप बॉडी पे, मेन बॉडी पे जब आएंगे तो आर्थिक सहयोग के बारे में बता सकते हैं, सुरक्षा व रक्षा के बारे में जैसे क्वाड, मालाबार, रक्षा सहयोग, इन सब की बात कर सकते हैं। फिर तकनीकी व ऊर्जा सुरक्षा की बात करेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग की बात करेंगे। फिर निष्कर्ष में जब आएंगे तो मुक्त, खुले और आयाम रहित हिंद प्रशांत क्षेत्र के निर्माण और इसकी साझेदारी की बात करते हुए आप इसको निष्कर्ष इसका दे सकते हैं। तो आपको खुद से लिखना है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे बात क्वाड की। तो क्वाड के बारे में अगर बात करें तो क्वाड का फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का अर्थ होता है चार पक्षों वाला, मतलब चार देशों का समूह। इसमें कौन कौन से देश हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। कौन कौन से देश हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। मतलब क्वाड क्या है, एक मिलिट्री अलायंस है, मतलब क्वाड जो है कोई मतलब सैन्य गठबंधन नहीं है या मिलिट्री अलायंस नहीं है, यह एक सहयोग का एक ऐसा मतलब मंच है, मतलब जिसको कहते हैं हम फोरम। ये चार देश हैं इसमें, ये समुद्री सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, नई तकनीकी, सप्लाई चेन, साइबर सिक्योरिटी, वैक्सीन, क्लाइमेट चेंज, इन सब विषय पे क्या करते हैं ये लोग मिल करके बात करते हैं। तो आपको याद, जैसे आपका जैसे नाटो होगा, क्वाड हो गया, इन सब की तुलना करने के लिए आ सकता है प्री वगैरह में। नाटो क्या है, एक सैन्य संगठन है, क्वाड नहीं है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखना। और इस तरीके के जो क्वाड हो गया, नाटो हो गया, ब्रिक्स हो गया, तो ये सब आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है, इनको आपको याद रखना ही है। अब क्या है, हाँ, अब आते हैं हम एग्ज़ाम में आपको याद रखना है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध कैसे हैं, है ना। और ये जो न्यूज़ है इसके अकॉर्डिंग आपको ये याद रखना होगा कि आखिर ये जो हुआ समझौता क्यों हुआ, क्या इंपॉर्टेंस थी इसकी, कौन कौन से नए समझौते हुए, है ना, कीवर्ड्स इसमें क्या आया हुआ है वो याद रखना है। तो इस तरीके से आपके प्री में यात्रा क्यों हुई, तो ऐसे ही आपके प्री और मेंस में प्रश्न बनते हैं। अब हम आगे आते हैं ब्रिक्स पे। ब्रिक्स परिवहन कार्य समूह बैठक और ब्रिक्स महिला मंत्री स्त्री बैठक। तो ये क्या है, इसमें तीसरी ब्रिक्स परिवहन कार्य समूह मतलब ट्रांसपोर्ट वर्किंग ग्रुप की बैठक और ब्रिक्स महिला स्त्री बैठक का क्या हुआ है, आयोजन किया गया है। तो ब्रिक्स से जुड़ी जब कोई खबर आती है तो ये आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आपको डेट भी लगभग इसको याद रखना है। कई बार एग्जाम्स में डेट भी पूछा गया, पीसीएस के प्रश्न में एक बार डेट भी पूछ लिया था, तो आपको याद रखना होगा। ठीक है, और इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्णय हुए ये भी याद रखना होगा। तो ब्रिक्स की अगर बात करें तो दुनिया की जितनी भी प्रमुख उभरती हुई जो अर्थव्यवस्था है उनका एक समूह है। जैसे ब्रिक्स का फुल फॉर्म पहले जानना होगा। इसमें 5 देश हैं अभी। तो बी से हो गया ब्राज़ील, आर से हो गया रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स का अब विस्तार, मतलब पहले क्या था, ये ब्रिक था, बाद में इसमें साउथ अफ्रीका आके जुड़ गया, तो ये क्या हो गया, ब्रिक्स हो गया। तो अब देखिए ब्रिक्स का मेन उद्देश्य क्या है, पहले हमको याद रखना होगा। विकासशील जो देश हैं उनके बीच क्या करना, सहयोग बढ़ाना। दूसरा है वैश्विक व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना। तीसरा आपका परिवहन, ऊर्जा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी में साझेदारी बनाना। और वैश्विक शासन जो संस्थाएं हैं उनको विकासशील देशों की आवाज़ को क्या करना, मजबूत करना। ये सब इसके क्या है, मेन उद्देश्य हैं। तो अब मेंस में कैसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि ग्लोबल साउथ में ब्रिक्स की भूमिका पर प्रश्न को पूछा जा सकता है कि उसकी भूमिका लिखिए। तो ये भी आप इस तरीके से प्रश्न बनते रहते हैं, आप इनको ध्यान में रखिएगा। एक होता है ट्रांसपोर्ट वर्किंग, क्या होता है तो मैं इसको बता देती हूँ। वर्किंग ग्रुप मतलब ये होता है कि यानी किसी विशेष समय पर काम करने के लिए बनाया गया क्या होता है, एक विशेष समूह को कहते हैं वर्किंग ग्रुप।
तो ये समूह ब्रिक्स देशों के बीच जैसे बेहतर परिवहन व्यवस्था, सुरक्षित और टिकाऊ परिवहन, जिसको कहते हैं सस्टेनेबल, ठीक है, मल्टी मॉडल जो कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक, डिजिटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इन सब सहयोगों को बढ़ाने का काम करता है, तो इसी को कहते हैं, ठीक है। ये कहता है लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक का मतलब क्या है? लॉजिस्टिक का मतलब सिर्फ माल ढोना नहीं कहते हैं, किसी वस्तु का उत्पादन स्थल मतलब फैक्ट्री से गोदाम, वहाँ से बाजार और अंत में उपभोक्ता तक सही समय पर सही लागत और सुरक्षित तरीके से पहुंचाने की पूरी व्यवस्था ही क्या कहलाती है? लॉजिस्टिक्स कहलाती है। तो याद रखना है, लॉजिस्टिक्स कभी भी कोई ये शब्द आता है तो आपको ये याद रखना है कि सिर्फ माल ढोना नहीं होता। लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है कि जहाँ से वो चीज़ उत्पादित हुई है, मतलब फैक्ट्री या गोदाम से, वहाँ से बाजार और अंत में जब उपभोक्ता तक सही समय पर सही लागत पर सुरक्षित तरीके से पहुँचाने की जो पूरी व्यवस्था है वो कहलाती है लॉजिस्टिक्स, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि लॉजिस्टिक्स इज इक्वल टू कम लागत प्लस तेज व्यापार प्लस अधिक प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन, ठीक है। तो ऐसे आप मेंस में लिख सकते हैं, इसको कोट कर सकते हैं। तो इसीलिए भारत भी आपने देखा होगा कि पीएम गति शक्ति, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जैसी योजना पर क्या कर रहा है? काम कर रहा है। अब आते हैं ब्रिक्स वुमेन जो मिनिस्ट्री की जो मीटिंग हुई है, तो इसका उद्देश्य केवल महिलाओं से संबंधित चर्चा करना नहीं है। इस बैठक में जो सदस्य देश होते हैं, कुछ विषय हैं उन पे क्या करते हैं? सहयोग एक दूसरे का करते हैं। जैसे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को लेकर बात करते हैं, महिला उद्यमी जिसको कहते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटल समावेशन, कौशल विकास, नेतृत्व में महिलाओं की जो भागीदारी है, ये सारे देश मिलकर इन पे सहयोग बढ़ाने की बात करते हैं। स्टेम का फुल फॉर्म मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने की भी बात होती है, ठीक है। अब आता है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, ठीक है। विमेन एंटरप्रेन्योरशिप का अर्थ क्या होता है? जब महिलाएं क्या करती हैं? स्वयं उद्योग करती हैं, व्यापार या स्टार्टअप शुरू करती हैं और रोजगार का सृजन करती हैं, तो वही होता है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। तो आज भारत में जो महिलाएं हैं वो क्या है? जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप का आपने नाम सुना होगा, और इको स्टार्टअप, इन सब में महिलाओं की लगातार क्या हो रही है? भागीदारी बढ़ रही है। तो वुमेन एम्पावरमेंट में लिखने को आएगा तो आप इसको लिख सकते हैं। अभी प्रश्न उठता है कि भारत के लिए बैठक क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ब्रिक्स जो देश हैं उन देशों के साथ व्यापार और निवेश को बढ़ाएगा, परिवहन और लॉजिस्टिक सहयोग को मजबूत करेगा, महिलाओं की जो आर्थिक सशक्तिकरण है उसको बढ़ावा मिलेगा, ग्लोबल साउथ में भारत की नेतृत्वकारी जो भूमिका है वो भी मजबूत होगी। तो ठीक है, प्री में पूछ लेगा कि ब्रिक्स का उद्देश्य क्या है, ब्रिक्स के सदस्य देश नाम क्या है, और ये एनडीबी के बारे में पूछ सकता है कि किससे संबंधित है ना। तो ट्रांसपोर्ट वर्किंग ग्रुप किस क्षेत्र में कार्य करते हैं, ऐसे भी आ सकता है। मेंस में कैसे आएगा कि ब्रिक्स वैश्विक दक्षिण की आवाज़ के रूप में कैसे उभर रहा है, हाल ही में ब्रिक्स बैठकों के संदर्भ में चर्चा कीजिए। या फिर ये पूछ लेगा कि ब्रिक्स देशों के बीच परिवहन एवं लॉजिस्टिक सहयोग वैश्विक व्यापार को कैसे प्रभावित कर सकता है। तो कुछ भी पूछ सकता है, आपको ये चीज़ याद रखनी होगी, ठीक है। आगे आते हैं, सेकेंड है पर्यावरण वनम जलवायु परिवर्तन। आई थिंक इतना आपको समझ आया होगा। अब आगे आते हैं थर्ड पे, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण क्या है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड जिसको कहते हैं NBWL की बैठक हुई है। तो केंद्रीय मंत्री ने कोयम्बटूर में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जिसको कहते हैं NTCA की 29वीं बैठक और भारतीय वन्यजीव संस्थान जिसको कहते हैं WII सोसाइटी की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। इसके साथ ही राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड जिसको कहते हैं NBWL की स्थायी समिति की 91वीं बैठक में 100 से अधिक विकास परियोजनाओं की समीक्षा की गई और संरक्षण पहलों की प्रगति का क्या किया गया? मूल्यांकन किया गया। कोयम्बटूर में मानव वन्यजीव संघर्ष से उत्कृष्टता केंद्र का भी उद्घाटन किया गया है। तो देखिए, मतलब चर्चा में क्या है कि राष्ट्रीय बाघ जो संरक्षण प्राधिकरण जिसको कहते हैं NTCA और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक आयोजित की गई है। तो NTCA और NBWL की क्या हुई है? बैठक आयोजित हुई है। तो जब भी इन्वायरमेंट से कोई खबर आए, ये क्या केवल ये, अब ये बताइए, जैसे इन्वायरमेंट से कोई भी इस तरीके का कुछ भी आता है ना, तो वो आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछ लेता है कि बैठक कहाँ हुई, किसने की, ऐसे, है ना। NTCA क्या है, NBWL क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, हाल ही में जो बैठक हुई उसका उद्देश्य क्या है, ये प्रश्न आते रहते हैं। तो आपको NTCA का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, अर्थात राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। अब ये प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, आवश्यकता क्यों पड़ी? तो देखिए, भारत जो है दुनिया में सबसे अधिक जंगली जो बाघ है उनका देश है, बाघों वाला देश है, सबसे अधिक जंगली बाघों वाला देश है, ठीक है। लेकिन एक समय ऐसा था कि जब शिकार और जंगलों के जो कटाव के कारण जो बाघों की संख्या तेजी से क्या हुई थी? घटने लगी थी। तो इसी समस्या को देखते हुए 1973 में क्या आया? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। मतलब जब बाघों की संख्या अचानक से घटने लगी, क्योंकि उस समय शिकार होने लगा, जंगलों का कटाव होने लगा, तो तेजी से जो बाघ थे उनकी संख्या घटने लगी। इसी चीज़ को देखते हुए 1973 में क्या आया? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई और बाद में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 आया, 1972, जिसको कहते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसी के तहत NTCA को वैधानिक दर्जा दिया गया। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। NTCA का फुल फॉर्म नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973
फिर बाद में वन्यजीव संरक्षण ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 था, इसी के तहत एनटीसीए को वैधानिक दर्जा दिया गया। इतनी बात आपको याद रखनी है। एनटीसीए का मेन उद्देश्य क्या है कि पूरे देश में जितने भी बाघ हैं उनका क्या करना, संरक्षण करना, टाइगर रिजर्व की निगरानी करना, बाघों की गणना करना, टाइगर सेंसस का समन्वय मतलब बाघों की गणना का समन्वय करना, शिकार पर रोक लगाना, मानव जो बाघ संघर्ष है, ह्यूमन टाइगर जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको कम करना, राज्य को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। ये सब इसके क्या है, मेन उद्देश्य है। तो भारत हर 4 साल में ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेट कराता है, ये भी आपको याद रखना है। और इसका जो समन्वय कौन करता है, तो एनटीसीए करता है। अब आता प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर भारत की सबसे सफल संरक्षण परियोजनाओं में से एक है। किसकी बात कर रही हूँ मैं, प्रोजेक्ट टाइगर की। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1973 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था, तो बाघों की घटती संख्या को रोकना। क्या उद्देश्य था, बाघों की घटती संख्या को रोकना, उनके प्राकृतिक आवास या हैबिटेट की रक्षा करना, जैव विविधता का संरक्षण करना, ये इसका उद्देश्य था। मैं प्रोजेक्ट टाइगर की बात कर रही हूँ 1973 की। बाघों की घटती जनसंख्या को रोकना, ये मीन्स में पूछा जा सकता है, तो कैसे लिखेंगे, यही लिखना है। और दूसरा है कि उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा करना, जैव विविधता का संरक्षण करना। टाइगर रिजर्व की, अब देखिए जो टाइगर रिजर्व है क्या है, ये भी जानना जरूरी है। तो टाइगर रिजर्व वह संरक्षण क्षेत्र होता है जहाँ बाघों और उनका जो प्राकृतिक आवास है, बाघ का और प्राकृतिक आवास दोनों की विशेष सुरक्षा की जाती है, तो वही क्या कहलाता है, टाइगर रिजर्व। ये देखिए इसके लगभग दो भाग होते हैं। पहला होता है कोर एरिया, दूसरा होता है बफर एरिया। तो सबसे अधिक जो संरक्षित क्षेत्र कौन सा होता है, तो कोर एरिया होता है, जहाँ जो मानवीय गतिविधियां होती हैं एकदम सीमित होती हैं। बफर एरिया क्या होता है, बाहरी क्षेत्र होता है जहाँ संरक्षण और स्थानीय जो लोग हैं उनकी आवश्यकताओं के बीच संतुलन, बैलेंस्ड वे में उसको इजाजत होती है, तो आवश्यकता के बीच संतुलन बनाया जाता है। तो कोर एरिया बफर एरिया में डिफरेंस हो सकता है आपको मेंस में पूछने में के लिए, या प्री में आपको दे स्टेटमेंट के फॉर्म में, तो याद रखना है। अब आते हैं एनबीडब्ल्यू क्या है, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। एनबीडब्ल्यू नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। एनबीएल क्या पूरा नाम क्या है, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, अर्थात राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड। यह क्या करता है, भारत में वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी सर्वोच्च सलाहकारी संस्था है। भारत में वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी क्या है, ये सर्वोच्च सलाहकारी संस्था है, ठीक है। तो एनबीडब्ल्यूएल का मुख्य कार्य क्या है, यह क्या करता है, वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी जो नीतियां हैं उन पर सलाह देता है। राष्ट्रीय उद्यान हो गया, अभ्यारण्य हो गया, मतलब नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, उनसे जुड़े महत्वपूर्ण जो मामले हैं उन पर विचार करता है। और इसका कार्य क्या है, संरक्षित जो क्षेत्र होते हैं उसमें विकास जो परियोजनाओं के जो प्रस्ताव है उनकी समीक्षा करता है, जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने की बात करता है। तो ये इसके क्या है, कार्य हैं। और जहाँ एनबीडब्ल्यूएल के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखना है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इसका मतलब है कि जब इंसान और वन्यजीवों के बीच टकराव बढ़ जाता है, जैसे हाथियों द्वारा फसलों का नुकसान ठीक है पहुंचाना, बाघ या तेंदुओं का गांव में प्रवेश करना, मानव बस्तियों का जंगलों की ओर विस्तार हो जाना, ये क्या है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में आता है। तो आज ये भारत के सामने एक बड़ी संरक्षण चुनौती बना हुआ है। अब ये जो बैठक हुई है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसमें ये मेनली ये इसमें चर्चा हुई है कि बाघ संरक्षण को क्या करना और प्रभावी बनाना, मानव और वन्य जीव जो संघर्ष है उसको कम करना है, संरक्षित जितने भी क्षेत्र हैं उन पर क्या करना, बेहतर प्रबंधन करना है, राज्यों के जो बीच है उन राज्यों के बीच क्या करना, समन्वय को बढ़ाना है, वैज्ञानिक तकनीकें हैं जैसे कैमरा ट्रैप, मॉनिटरिंग, इन सब से क्या है, इनका बेहतर उपयोग करना है जिससे अच्छा सॉल्यूशन निकल पाए। तो यही है। अब इसे प्री में कैसे पूछे, एनटीसीए अधिनियम के बारे में पूछ लेगा कि किस अधिनियम के तहत कार्य करता है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ ये पूछ लेगा, एनबीडब्ल्यू का अध्यक्ष कौन होता है ये पूछ सकता है, टाइगर रिजर्व के कोर एरिया और बफर एरिया में डिफरेंस क्या है, हो सकता है स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ ले। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। मेंस में कैसे पूछेगा, भारत में बाघ संरक्षण की चुनौतियों का क्या करिए, विश्लेषण कीजिए और एनटीसीए की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। या फिर ये पूछ लेगा कि भारत में ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के प्रमुख कारणों एवं समाधान पर चर्चा कीजिए। तो इस तरीके से आपका प्रश्न पूछ लेगा। तो मैंने यहाँ पे बता ही दिया है, थोड़ा सा इसको मैं पढ़ दे रही हूँ। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने कोयम्बटूर में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए की 29वीं बैठक और भारतीय वन्यजीव संस्थान WII सोसाइटी की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। इसके साथ ही राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड एनबीडब्ल्यू की स्थायी समिति की 91वीं बैठक में 100 से अधिक विकास परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में 100 से अधिक विकास परियोजनाओं की समीक्षा की गई तथा संरक्षण पहलों की प्रगति का मूल्यांकन किया गया। कोयम्बटूर में मानव वन्यजीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र का भी उद्घाटन किया गया। मानव वन्यजीव संघर्ष के बारे में मैंने बता ही दिया आपको। वन्यजीव और मनुष्य के बीच संसाधनों की प्रतिस्पर्धा के कारण होने वाला टकराव, जिसके प्रबंधन के लिए कोयम्बटूर में एक विशिष्ट उत्कृष्टता केंद्र और राष्ट्रीय पोर्टल को लॉन्च किया गया। प्रश्न क्या रहेगा आपका कि एनबीडब्ल्यू के अध्यक्ष कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री, बता ही दिया मैंने। ठीक है, अब आते हैं आगे। CAQM का दिल्ली NCR में सड़कों का निरीक्षण अभियान, मतलब वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा किए गए हालिया निरीक्षण में पाया गया कि दिल्ली नगर निगम MCD में 69वें व 78वें सड़कें निर्धारित मानक ढांचे धूल नियंत्रण उपायों के अनुरूप पाई गई, जो शहरी वायु प्रदूषण की नियंत्रण की दिशा में सकारात्मक कदम है।
चलिए इसमें और ज़्यादा नहीं दिएगा, मैं इसको ऐसे ही बता देती हूँ। इसमें क्या है कि देखिए कि वायु जो गुणवत्ता प्रबंधन आयोग जो है CAQM इसको बोलते हैं, ने दिल्ली में NCR में सड़कों का निरीक्षण किया और यह देखा कि जो धूल नियंत्रण और सफाई के लिए जो जारी दिशा निर्देश है उसका पालन हो रहा है या नहीं। तो ये अभियान जो था दिल्ली NCR में सड़क की जो धूल, निर्माण गतिविधियों और वायु प्रदूषण को कम करने के प्रयासों का क्या था, एक हिस्सा था। तो दिल्ली NCR में क्या होता है कि हर साल सर्दियों के समय वायु प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ जाता है दिल्ली में कि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो पराली इसका जो कारण है क्या है, तो केवल पराली जला कहते हैं लोग कि पराली जलाने की वजह से ऐसा हो गया, तो नहीं, उसका सिर्फ यही कारण नहीं है। सड़क की धूल हो गया, निर्माण कंस्ट्रक्शन वगैरह की वजह से बहुत सारा जो धूल उड़ती रहती है, वाहनों से निकलने वाला धुआं हो गया, उद्योगों का प्रदूषण जो उससे जो निकला धुआं है वो हो गया, कूड़ा जलाना, मौसम की स्थिति खराब रहना, तो ये सारी चीज़ें इसकी प्रॉब्लम है। सिर्फ एक अकेली प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं कि पराली जलाने की वजह से होता है, इसके बहुत सारे कारण हैं। तो ये कि सरकार केवल एक ही कारण पे नहीं, मतलब कह सकते हैं कि अब बहुत सारे स्रोतों पे क्या काम कर रही है कि प्रदूषण कम किया जा सके। अब CAQM का पूरा नाम क्या है, तो याद रखना है कि आपको कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, मतलब वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग। ये क्या है, वैधानिक निकाय, जिसको कहते हैं वैधानिक निकाय, ठीक है, जिससे कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज एक्ट 2021 के तहत बनाया गया है। इसका उद्देश्य है कि दिल्ली NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की रोकथाम करना, नियंत्रण करना और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करना, ये इसका काम है। किसका काम है, CAQM का मैंने बताया, ठीक है, कैसी बॉडी है, तो ये वैधानिक निकाय, याद रखना है आपको। अब इसके उद्देश्य क्या है CAQM के, तो मैंने फुल फॉर्म याद रखिएगा, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसका उद्देश्य पूछा जा सकता है, तो दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता में सुधार करना, राज्यों और विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना, प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करना, प्रदूषण रोकने के लिए दिशा निर्देश को जारी करना, अगर जरूरत पड़ती है तो उसका निरीक्षण, अनुपालन उनको सुनिश्चित करना, और क्या हो सकता है, वैज्ञानिक आधार पर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की रणनीतियां बनाना, ये सारे इसके काम हो सकते हैं। दिल्ली NCR की अगर मैं बात करूँ तो नेशनल कैपिटल रीजन इसका फुल फॉर्म होता है। तो नेशनल कैपिटल रीजन मतलब इसमें दिल्ली के ही नहीं बल्कि इसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ जिले भी इसमें शामिल हैं। तो आपको ये बताना है कि यूपी के कितने ऐसे जिले हैं जो दिल्ली NCR में शामिल हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ निकटवर्ती जिले भी इसमें शामिल हैं, और आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि उत्तर प्रदेश के कितने ऐसे जिले हैं जो दिल्ली NCR में शामिल हैं, ठीक है। तो CAQM की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली के अलावा भी ये जितने भी NCR में जितने भी क्षेत्र हैं उन सब के लिए कार्य करता है, केवल अकेले दिल्ली के लिए नहीं बल्कि ये सबके लिए कार्य करता है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे AQI क्या होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये एक सूचकांक होता है जो ये बताता है कि हवा कितनी साफ है या प्रदूषित है। AQI जितना अधिक होगा वायु प्रदूषण भी उतना अधिक माना जाएगा। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है कि CAQM क्या है, इसे कब और क्यों बनाया गया, NCR क्या है, ठीक है, AQI क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको कीवर्ड छोटे छोटे हैं लेकिन याद रखना होगा। अब आते हैं आगे, क्या है, थर्ड, आर्थिक विकास, अवसंरचना एवं शासन। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म को अनिवार्य करना और संस्थागत ऋण की समीक्षा। ये आपका न्यूज में है कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों CPSEs द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के सभी लंबित बिलों के त्वरित निपटान के लिए ट्रेड्स मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म के उपयोग को अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये आपकी चर्चा में है। केंद्रीय MSME मंत्री, इनका क्या नाम है, तो जीतन राम मांझी ने पुडुचेरी में MSME को आसान संस्थागत ऋण की उपलब्धता की समीक्षा की। है क्या है इसका, आर्थिक विकास, अवसंरचना एवं शासन। यहाँ पे आपका न्यूज़ के ट्रेड्स प्लेटफॉर्म को अनिवार्य करना एवं संस्थागत ऋण की समीक्षा। तो देखिए इसमें क्या है कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम CPUs और MSME के सभी जो लंबित जो बिल हैं उनकी भुगतान में तेजी लाने हेतु ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के उपयोग को क्या किया है, अनिवार्य कर दिया है। तो केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा MSMEs के सभी लंबित जो त्वरित निपटान के लिए ट्रेड्स, जिसको कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म के उपयोग को क्या कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है। केंद्रीय MSME मंत्री श्री जीतन राम मांझी ने पुडुचेरी में MSME क्षेत्र को आसान संस्थागत ऋण की उपलब्धता की समीक्षा की। तो भारत में जो सबसे ज़्यादा रोजगार कौन देता है, तो क्या कहेंगे, बड़ी कंपनियां देती हैं, ठीक है। लेकिन सही उत्तर क्या है, MSME सेक्टर,
ठीक है। तो एमएसएमई जो सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा रोजगार देता है, इसलिए एमएसएमई को भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या कहा जाता है, बैकबोन कहा जाता है, इसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था के। एमएसएमई का पूरा नाम क्या है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है, यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। ये छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं, फैक्ट्रियों, सर्विस यूनिट, व्यवसाय होते हैं जो कम पूंजी में शुरू किए जा सकते हैं और बड़ी संख्या में लाखों लोगों को क्या देते हैं, रोजगार देते हैं। तो एमएसएमई का महत्व क्या है, ये अक्सर आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एमएसएमई जो होता है भारत में रोजगार सृजन का क्या एक बहुत बड़ा स्रोत होता है। ये मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देता है, विनिर्माण को बढ़ावा देता है, निर्यात में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। ग्रामीण और अर्धशहरी जो क्षेत्र होते हैं उनमें भी ये विकास में सहायता करता है। आत्मनिर्भर जो भारत अभियान है उसको मजबूती प्रदान करता है। तो इतने सारे इसके इंपॉर्टेंस है। तो मेंस में अक्सर पूछा जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो ये आप इस तरीके से प्रश्न लिख भी सकते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, आप सभी को इसको लिखना है, ठीक है। अब इसमें समस्या क्या थी कि जैसे मान लीजिए कि छोटे उद्योग ने क्या किया कि किसी बड़ी सरकारी कंपनी या सीपीयूज को मशीन या सामान बेच दिया, सामान पहुंच तो गया लेकिन भुगतान क्या पता 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने तक नहीं मिला। तो क्या करेंगे, छोटे उद्योगों के पास जो मजदूरों को तो तनख्वाह भी देनी रहती है ना, तो कच्चा माल खरीदना रहता है, बिजली का बिल भरना रहता है। अगर टाइम पर पैसा नहीं मिलेगा तो उद्योग कैसे चलेगा, ये सबसे बड़ी समस्या थी। तो इसीलिए अब एक यहाँ पे आया है क्या नाम है इसका, सीपी नहीं हाँ चलिए इसकी हम बाद में बात कर लें। ट्रेड्स का फुल फॉर्म क्या है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, यह क्या है, एक संस्थागत तंत्र है जो एमएसएमई की व्यापार प्राप्तियों या ट्रेड रिसीवेबल के लिए कोई वित्त पोषक या फाइनेंसिंग के माध्यम से वित्त पोषण छूट की सुविधा प्रदान करता है। उनकी कार्यशील जो पूंजी है या वर्किंग कैपिटल की समस्या इससे दूर होती है। ये रिसीवेबल क्या होता है, तो रिसीवेबल का मतलब होता है वह पैसा जो आपको मिलना तो है, वह पैसा जो आपको मिलना तो है लेकिन अभी तक मिला नहीं है, यानी आपका बकाया जो भुगतान अभी बचा हुआ है, जो पैसा आपको मिलना तो है लेकिन अभी तक मिला नहीं है। तो ये संस्थागत ऋण क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल जो क्रेडिट होता है वो क्या होता है, ये भी समझ लीजिए। ये सब आपके क्या है, कीवर्ड्स हैं जो हमेशा काम आते रहते हैं। तो ये जब किसी उद्योग या व्यवसाय को बैंक या वित्तीय संस्था जैसे या एनबीएफसी जैसी औपचारिक जो संस्थाओं से ऋण मिलता है तो उसे क्या कहते हैं, संस्थागत ऋण कहते हैं। तो सरकार चाहती है कि एमएसएमई को साहूकारों पर क्या निर्भर ना रहना पड़े, उन्हें आसानी से क्या मिल जाए, बैंकिंग व्यवस्था से ऋण मिल सके। तो इसीलिए ठीक है, ये आपने क्या इसको मैंने क्या बताया, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट्स के बारे में बताया, तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि ट्रेड्स जो है उसकी अनिवार्यता क्यों हुई। तो देखिए सरकार ने इसे क्यों मैंडेटरी बनाया, तो इसके कई कारण हैं। एमएसएमई को समय पर भुगतान इससे मिलेगा, वर्किंग कैपिटल की समस्या कम हो जाएगी, छोटे जो उद्योग हैं बंद नहीं होंगे, रोजगार भी सुरक्षित रहेगा, अर्थव्यवस्था में जो कैश फ्लो है वो भी बेहतर होता रहेगा, और इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा और गवर्नमेंट इस पर काफ़ी काम कर रही है। भारत के मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसको भी मजबूती मिलेगी। तो इन सब की वजह से सरकार क्या कर रही है, इनको मैंडेटरी बना रही है। तो ये आपके ये जो टॉपिक है आपका मेक इन इंडिया है, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इकॉनमी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इन सब से जाके ये जुड़ता है। तो आपको ये याद रखना है। प्री में क्या पूछ सकता है, ट्रेड्स का फुल फॉर्म क्या है, एमएसएमई का पूरा नाम बताइए, रिसीवेबल्स क्या है, यही पूछ लेगा। तो आपका मेंस में कैसे पूछ सकता है, एमएसएमई क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के संदर्भ में छोटे जो उद्योग हैं उनकी वित्तीय जो चुनौतियां हैं और उनका समाधान पर चर्चा कीजिए, इस तरीके से पूछ सकता है। दूसरा, या फिर ऐसे पूछेगा कि भारत में एमएसएमई क्षेत्र के विकास में समय समय पर भुगतान और संस्थागत ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो इस तरीके से मेंस में बनता है, पूछा जा सकता है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। आगे आते हैं, ये प्रश्न दिया गया, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा और किस तरीके से आप लिखेंगे। आगे आते कवच क्या है, कवच प्रणाली का विस्तार इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव परियोजना। भारतीय रेलवे ने उत्तर रेलवे के 80 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग की सुरक्षा परिचालन दक्षता को बढ़ाने के लिए 206 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए अतिरिक्त होमिंग सुविधा के विकास हेतु 175 करोड़ की परियोजना को क्या दी, मंजूरी प्रदान की है। तो पहली बात आता है कि कवच है क्या। कवच भारतीय रेलवे द्वारा विकसित किया है एक स्वदेशी प्रणाली है, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, जिसको कहते हैं एटीपी सिस्टम है। तो ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, हम एटीपी क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। ये एक ऐसी तकनीकी है जो ट्रेन की गति मतलब स्पीड और संचालन पर लगातार निगरानी रखता है।
यदि लोको पायलट समय पर ब्रेक अगर नहीं भी लगा पाता है तो या सिग्नल पार करने की या कोई सिग्नल पार करने की कोशिश करता है तो सिस्टम क्या होगा, अपने आप हस्तक्षेप उसको मतलब स्वतः हस्तक्षेप करके ट्रेन को क्या करेगा, रोक सकता है। तो ये इसका एक बेनिफिट है। तो इससे क्या होगा, यही कारण है कि इसको क्या नाम दिया गया, कवच, क्योंकि यह ट्रेन की दुर्घटना से क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा। कवच प्रणाली का उद्देश्य क्या है, मतलब ट्रेन की जो टक्कर है उसको रोकना। सिग्नल पासिंग एट डेंजर मतलब स्पाड SPAD की घटनाओं को रोकना, सिग्नल पासिंग एट डेंजर की घटनाओं को रोकना। और क्या करेगा, निर्धारित जो गति सीमा है, स्पीड लिमिट का पालन करेगा, लोको पायलट को समय पर चेतावनी दे देगा, आवश्यकता पड़ने पर ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देगा, रेलवे सुरक्षा को आधुनिक बनाएगा। तो ये सारे इसके क्या है, बेनिफिट है। स्पाड के बारे में जान लेते हैं। इसका मतलब होता है कि जब कोई ट्रेन रेड सिग्नल या डेंजर सिग्नल होने के बावजूद उसे पार कर जाती है तो रेलवे की भाषा में इसको क्या कहते हैं, स्पाड कहते हैं, सिग्नल पासिंग एट डेंजर कहते हैं। कवच प्रणाली का सबसे बड़ा उद्देश्य ऐसी घटनाओं को रोकना है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब कवच प्रणाली में एक और टेक्निक का यूज किया जाता है जिसको कहते हैं RFID। ठीक है, तो FRID मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का भी इसमें यूज किया जाता है। और रेलवे ट्रैक पर विशेष ये जो RFID टैग लगाए जाते हैं जिसकी सहायता से ट्रेन अपनी सही लोकेशन की पहचान कर पाती है और सुरक्षित संचालन सुनिश्चित हो पाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आते हैं फोर्थ में, सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक न्याय। ये आपका GS पेपर 2 और GS पेपर 3 से जाके लिंक हो रहा है। FIUIND को बेस्ट एंगोमेंट केस पुरस्कार 2026 में उपविजेता का स्थान। अभी एक मिनट आप रुकिएगा थोड़ा सा। देखिए कुछ और कीवर्ड से मैं इसके बारे में बता देती हूँ। जैसे आपका आता है कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव क्या है। तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन होता है जो डीजल के बजाय किससे चलता है, बिजली से चलता है, वो होता है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। तो किससे चलता है वो, तेल की बजाय किससे, डीजल की बजाय किससे चलेगा, बिजली से चलेगा। तो जो सरकार है इलेक्ट्रिक इंजन पर इतना ज़्यादा जोर दे रही है, इसके कारण क्या है, तो डीजल की खपत इससे क्या होगी, कम होगी, प्रदूषण घटेगा, ईंधन आयात पर निर्भरता कम होगी, संचालन की जो लागत होगी वो भी कम होगी, रेलवे अधिक पर्यावरण अनुकूल बनेगा, नेट जीरो कार्बन एमिशन के लक्ष्य को भी प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। एक आता है ग्रीन ट्रांसपोर्ट क्या है, तो मतलब ऐसी परिवहन व्यवस्था जिससे क्या हो, प्रदूषण कम हो और पर्यावरण पर बहुत ज़्यादा प्रभाव ना पड़े, न्यूनतम प्रभाव पड़े। तो यही है क्या है, ग्रीन ट्रांसपोर्ट। अब नेट जीरो क्या है, तो जितनी मात्रा में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हो उतनी ही मात्रा को कम या अवशोषित भी किया जाए, तो यही आपका क्या कहलाता है, नेट जीरो कहलाता है। तो भारत के लिए इसका महत्व क्या है कि रेलवे यात्रा क्या होगी, सुरक्षित हो जाएगी, दुर्घटनाओं में कमी आएगी, आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ेगा, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी, क्योंकि कवच क्या है, एक स्वदेशी तकनीकी है। तो प्री में कैसे पूछेगा कि कवच प्रणाली क्या है, स्पार्ट का अर्थ क्या है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव क्या है। मेंस में प्रश्न क्या बन सकता है कि भारतीय रेलवे में कवच प्रणाली की आवश्यकता एवं महत्व का विश्लेषण कीजिए। दूसरा, या फिर ये पूछ लेगा कि रेलवे के विद्युतीकरण से भारत को आर्थिक एवं पर्यावरणीय लाभ क्या होंगे, तो ये पूछा जा सकता है। अब आते हैं हम अगले इस पे, FUIIND को बेस्ट एगमोंट केस पुरस्कार BECA 2026 में उपविजेता का स्थान। क्या चर्चा में कि अजरबैजान के बाकू में आयोजित एगमोंट ग्रुप प्लेनरी में ठीक है, भारत की वित्तीय खुफिया इकाई को साइबर धोखाधड़ी से संबंधित एक जटिल मामले की उत्कृष्ट जांच के लिए प्रतिष्ठित बेस्ट एगमोंट केस पुरस्कार में उपविजेता के रूप में मान्यता दी गई है। भारत की जो वित्तीय खुफिया इकाई है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, इसको कहते हैं FIUIND को अजरबैजान की राजधानी कौन सी है, बाकू, वहाँ पे आयोजित एगमोंट ग्रुप प्लेनरी के दौरान बेस्ट एगमोंट केस अवार्ड 2026 में उपविजेता, जिसको कहते हैं रनर अप का स्थान इसको प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये आपके UPSC UPPCS के लिए इंटरनल सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, इकोनॉमी और आपका इंटरनल कॉर्पोरेशन, ये सभी से ये जुड़ा हुआ है, तो आपको इसको याद रखना होगा। ठीक है, अब आता है कि FIUIND है क्या, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, मतलब भारत की वित्तीय खुफिया इकाई इसको कहते हैं। यह वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाली एक विशेष एजेंसी है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि संदिग्ध जो बैंक जो लेन देन होते हैं,
जिसको कहते हैं सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स, उनकी निगरानी करना, मनी लॉन्ड्रिंग का पता लगाना, आतंकवाद का वित्त पोषण उसकी निगरानी करना, टेरर फाइनेंसिंग की, और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े जो वित्तीय लेन देन का विश्लेषण करना, आवश्यक सूचना जैसे ईडी हो गया, सीबीआई, एनआईए, इनकम टैक्स और अन्य जांच एजेंसियों को उपलब्ध कराना। तो ये सारे इसके क्या है, मुख्य कार्य हैं। तो सरल भाषा में समझने की कोशिश करिए कि अगर किसी बैंक खाते में अचानक करोड़ों रुपए का संदिग्ध लेन देन हो जाए तो उसकी जो रिपोर्ट है FIUIND के पास तक पहुंचती है, और इसके बाद FIUIND उस पूरे नेटवर्क का क्या करेगा, विश्लेषण करके संबंधित जो एजेंसियों की कार्रवाई करने के लिए पूरी जानकारी देता है। तो ये इसका कार्य हो गया। अब वित्तीय खुफिया क्या होता है, फिनेंशियल इंटेलिजेंस क्या होता है कि जैसे वित्तीय जो लेन देन है उसका विश्लेषण करके पता लगाया जाता है कि कहीं पैसा कहीं अवैध गतिविधियों से तो नहीं आया है, साइबर फ्रॉड करके तो नहीं आया है, मनी लॉन्ड्रिंग से तो नहीं आया है, आतंकवाद के वित्त पोषण में कहीं इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसका ये विश्लेषण करता है। अब है यहाँ पे एगमोंट ग्रुप। तो एगमोंट जो ग्रुप है ये एक महत्वपूर्ण संगठन है। दुनिया के विभिन्न देशों की जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं उनका एक अंतर सरकारी नेटवर्क है। क्या नाम है इसका, एगमोंट ग्रुप। ये क्या है, दुनिया के विभिन्न देशों की जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस जो यूनिट्स हैं उनका क्या है, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो सदस्य देशों के बीच वित्तीय खुफिया जानकारी को साझा करना, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ सहयोग को बढ़ाना, आतंकवाद के वित्त पोषण पर नियंत्रण करना, और इसमें क्या है, साइबर वित्तीय जो अपराध हैं उनकी जांच में सहयोग करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय अपराधों की रोकथाम करना। लेकिन ध्यान रखिए कि जो एगमोंट ग्रुप है कोई बैंक नहीं है, ना ही ये संयुक्त राष्ट्र या यूएन की कोई एजेंसी है, इसको आपको याद रखना है। ये केवल फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का वैश्विक एक सहयोग मंच है। ठीक है, अब आता है कि जैसे इसमें कि ये पुरस्कार जो दिया गया है बेस्ट एगमोंट केस अवार्ड, तो ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है, तो इसमें ये कि ये जो बेस्ट एगमोंट केस अवार्ड है उस देश की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को दिया जाता है जिसने किसी जटिल वित्तीय अपराध या साइबर धोखाधड़ी या मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को उत्कृष्ट जांच और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक उदाहरण या एग्जाम्पल सेट किया हो। ठीक है, तो इस वर्ष जो भारत को FIUIND को इस श्रेणी का रनर अप या उप विजेता का स्थान मिला है। यह भारत की बढ़ती जांच क्षमता और जो वैश्विक स्तर पर उसकी एक विश्वसनीयता है उसको दर्शाता है ना। ये हो गया। अब साइबर फ्रॉड क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। ये अक्सर चर्चा में रहते हैं, इसलिए मैं आपको कीवर्ड्स अच्छे से बता दे रही हूँ कि देखिए कि आपको प्रॉब्लम ना हो, और ये कोई जल्दी बताता भी नहीं है। ठीक है, तो इंटरनेट, मोबाइल, UPI, बैंकिंग ऐप या डिजिटल माध्यम से धोखाधड़ी करके किसी व्यक्ति या संस्था से पैसा या गोपनीय जानकारी हासिल करना, ये क्या होता है, साइबर फ्रॉड। मतलब इंटरनेट से मोबाइल, UPI, बैंकिंग ऐप या डिजिटल माध्यम से धोखाधड़ी किया और किसी व्यक्ति या संस्था से पैसा या गोपनीय आपने किसी की जानकारी हासिल कर ली, तो ये क्या कहलाता है, साइबर फ्रॉड। जैसे UPI फ्रॉड, OTP फ्रॉड, फिशिंग, फेक इन्वेस्टमेंट जो स्कैम वगैरह आजकल चल ही रहे हैं, आप सब जानते होंगे, इससे परिचित होंगे। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, देखिए अवैध तरीके से जो कमाया गया जो धन होता है को वित्तीय खातों या कंपनियों या लेन देन के माध्यम से इस प्रकार दिखाना कि वह क्या है, लीगल है धन हो, तो वो क्या कहलाता है, मनी लॉन्ड्रिंग। मतलब अवैध तरीके से कमाया गया और जो धन है उसका बहुत सारे खातों में या कंपनियों या लेन देन के माध्यम से इस तरीके से दिखाना कि वो क्या है, लीगल धन है या कानूनी धन है, तो वो क्या कहलाता है, मनी लॉन्ड्रिंग। यही कारण है कि जो FIUIND ऐसे जो संदिग्ध लेन देन पर के विषय पे क्या करता है, निगरानी रखता है। अब आता है बाकू के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। बाकू क्या है, अजरबैजान की क्या है, ये कैपिटल है। क्या है, बाकू अजरबैजान की राजधानी है। मानचित्र में आप देखेंगे कि अजरबैजान और कैस्पियन सागर का स्थान जो है वहाँ पे आप इसकी लोकेशन मैप में जाके जरूर देख लीजिएगा, वहाँ से प्रश्न बन जाते हैं, तो क्योंकि चर्चा में इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अब इसका महत्व क्या है भारत के लिए देख लेते हैं। भारत की जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस प्रणाली को एक वैश्विक पहचान मिली इससे, इस पुरस्कार की वजह से भारत का महत्व बढ़ा, तो और साइबर अपराधों की से निपटने की क्षमता मजबूत हुई। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में भारत की भूमिका बढ़ी। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के विरुद्ध भारत की प्रतिबद्धता मजबूत हुई। डिजिटल इंडिया और सुरक्षित जो डिजिटल अर्थव्यवस्था उसको भी बढ़ावा मिला। तो प्री में क्या पूछ सकता है कि FIUIND किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, या एगमोंट ग्रुप किससे संबंधित है, बाकू किस देश की राजधानी है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, इस तरीके से पूछा जाता है। मेंस वगैरह में क्या पूछेगा, भारत में साइबर वित्तीय अपराधों की रोकथाम में FIUIND की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। या पूछेगा कि डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ वित्तीय अपराधों की चुनौतियां बढ़ रही हैं, इस संदर्भ में FIUIND एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो ये आपको इस तरीके से पूछता रहेगा।
तो मैंने आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स में बहुत सारी चीज़ें बताई। तो देखिए, मैंने एगमॉन्ट ग्रुप के बारे में बताया कि ये दुनिया भर में वित्तीय खुफिया इकाइयों का एक वैश्विक नेटवर्क है जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के खिलाफ सूचनाओं के सुरक्षित आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। अब आते हैं यहाँ पे अगला है। तो मैंने यहाँ तक अभी आपको कितनी चीज़ें बता दें कि आपको FIUIND के बारे में बताया, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया, एगमॉन्ट ग्रुप क्या है वो बताया, साइबर फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, मतलब जितने भी ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने लगभग आपको समझा दिए हैं। आपके ये सभी एग्जाम्स में तो काम ही आएगा। रोज़ आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कहीं कुछ पढ़ेंगे, ये सब देखने को मिलता रहता है। ठीक है, अब आते हैं लास्ट है यहाँ पे कि नशा मुक्त भारत अभियान की 6वीं वर्षगांठ। तो ये क्या है? ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 18 अगस्त 2026 को नशा मुक्त भारत अभियान की 6वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। इस अवसर पर नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ देशव्यापी संकल्प दिलाया जाएगा, जिसमें 12 करोड़ से अधिक नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। ये जो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 15 अगस्त 2020 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, जिसको कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 15 अगस्त 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी। अब इसका अभियान का मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, ये जान लेते हैं। देखिए, नशे के प्रति जो लोगों में जागरूकता को बढ़ाना, युवाओं को नशीले पदार्थों से दूर रखना, नशे की रोकथाम के लिए जन भागीदारी को बढ़ाना, नशे के शिकार लोगों के उपचार, परामर्श और पुनर्वास को बढ़ावा देना, समाज, परिवार, विद्यालय और समुदाय को इस अभियान से जोड़ना। तो ये क्या है? इसका मेन उद्देश्य है। अब ये जो शब्द है ड्रग डिमांड रिडक्शन का अर्थ क्या होता है? एक ही शब्द आता है DDR। ठीक है, तो इसका नशीले जो पदार्थ होते हैं उनकी मांग को कम करना, यानी लोगों में जागरूकता, शिक्षा, परामर्श और पुनर्वास के माध्यम से नशे की आदत को रोकना। तो डिमांड रिडक्शन और ड्रग जो ट्रैफिकिंग होती है उसको कंट्रोल, ये सब अलग अलग बातें हैं। जैसे क्या होता है डिमांड रिडक्शन, क्या होता है लोगों को नशे से दूर रखना, क्या कहलाता है? डिमांड रिडक्शन। सप्लाई रिडक्शन क्या कहलाता है? नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध व्यापार को रोकना। अब ये जो अभियान है इसका मेन उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो नशे के प्रति लोगों की जागरूकता को बढ़ाना, दूसरा है युवाओं को नशीले पदार्थों से दूर रखना, नशे की रोकथाम के लिए जन भागीदारी को बढ़ाना, नशे के शिकार के उपचार और मतलब ट्रीटमेंट के लिए परामर्श, मतलब काउंसलिंग के लिए, पुनर्वास को बढ़ावा देना, समाज, परिवार, विद्यालय, समुदाय सभी को इस अभियान से जोड़ना इसका मेन उद्देश्य है। अब आता है DDR, इसका अर्थ क्या होता है? मतलब इसमें होता है कि नशीली पदार्थों की मांग, मतलब ड्रग डिमांड रिडक्शन का अर्थ है कि नशीले पदार्थों की जो मांग है उसको कम करना, यानी लोगों में जागरूकता, शिक्षा, परामर्श और पुनर्वास के माध्यम से नशे की आदत को रोकना। तो डिमांड रिडक्शन मतलब लोगों को नशे से दूर रखना, और सप्लाई रिडक्शन मतलब नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध व्यापार पर रोक लगाना, ये क्या कहलाता है? सप्लाई रिडक्शन। अब पुनर्वास का मतलब क्या होता है? रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या होता है? ये शब्द भी अच्छा है, जानने लायक है। जो व्यक्ति नशे की लत का शिकार हो चुका होता है तो उसे उपचार, परामर्श, कौशल विकास और सामाजिक सहयोग देकर सामान्य जीवन में वापस लाना क्या कहलाता है? रिहेबिलिटेशन। क्योंकि जिसको नशे की लत लग चुकी है, फिर उसको आपने उपचार दिया, उसको परामर्श दिया, कौशल विकास दिए, सामाजिक सहयोग दिए, उसके बाद वो क्या है कि वो वापस उस जिंदगी में आ सके, समान जीवन बिता सके, वही क्या कहलाता है? आपका रिहेबिलिटेशन। अब आता है परामर्श, काउंसलिंग क्या होती है? विशेषज्ञ कुछ होते हैं, विशेषज्ञ जो व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा उनके परिवार को मानसिक, सामाजिक और व्यवहारिक, व्यक्ति या उसके परिवार को मानसिक, सामाजिक या व्यवहारिक मार्गदर्शन देते हैं ताकि वह क्या करे? नशे की लत से बाहर निकल सके। तो ये क्या कहलाता है? काउंसलिंग कहा जाता है। अब बात ये कि 6वीं जो वर्षगांठ हुई वो क्यों इंपॉर्टेंट है? मतलब सरकार ने क्या किया, इस अवसर को अभियान को मजबूत करने के लिए युवाओं की जो भागीदारी है उसको बढ़ाने के पर विशेष जोर दिया है। तो इसने होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ सोसाइटी पर इसने ज़्यादा जोर दिया है। तो साथ ही नशा मुक्त जो भारत सप्ताह 2026 के माध्यम से इसने देश भर में जागरूकता कार्यक्रम, शपथ अभियान, सामुदायिक गतिविधियां, ये सारी चीज़ें आयोजित की गई हैं। और भारत में इसका महत्व क्या है कि युवाओं को नशे की लत से बचाना, स्वस्थ एवं उत्पादक मानव संसाधन तैयार करना, अपराध एवं नशीले पदार्थों की मांग में कमी लाना, विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को मजबूत बनाना, ये इसका महत्व है। अब एग्जाम में प्री में पूछ सकता है कि NMBA क्या है, किस मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है, नशा मुक्त भारत अभियान कब शुरू हुआ, ड्रग डिमांड रिडक्शन क्या है ना? तो ये चीज़ें पूछ लिया जाएगा। अब मेंस में क्या पूछ सकते हैं कि भारत में नशीली दवाओं की बढ़ती समस्या से निपटने में नशा मुक्त भारत अभियान की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। या ये पूछ सकता है कि युवाओं को नशे से दूर रखने में जन जागरूकता, पुनर्वास और सामुदायिक भागीदारी की भूमिका
पर चर्चा कीजिए। तो मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें बता दी हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 18 अगस्त 2024 को नशा मुक्त भारत अभियान की 6वीं वर्षगांठ बनाई गई, जो इस अवसर पर नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ देशव्यापी संकल्प दिलाया जाए, जिसमें 12 करोड़ से अधिक नागरिकों को शामिल होने की संभावना है। तो ये था आपका, इसमें हमने NMBA, ड्रग डिमांड रिडक्शन, रिहेबिलिटेशन, काउंसलिंग, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, जस्टिस, सोशल जस्टिस जैसे महत्वपूर्ण जितने भी कॉन्सेप्ट थे उन सभी को समझा। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है ना, इतनी मेहनत अगर मैं करती हूँ तो आपसे बस इतना है कि आप मेरा सपोर्ट करिए, कुछ मत करिए, कम से कम लाइक कर दीजिए, लोगों में शेयर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो। ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं ये सारे कंटेंट बहुत मेहनत से बनाती हूँ। तो प्लीज़ 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 आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप भी मेरा सपोर्ट करती है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।